नमस्कार विद्यार्थियों, हम सभी लोगों का स्वागत है स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि देखिए कल की क्लास में मैंने कहा था कि आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर में देखिए 26 सितंबर 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर है PGQP 37 का। तो जैसे सब आप लोग जानते हैं कि एमकॉम का जो पेपर कोड है CUET का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का, देखिए जो पेपर कोड है आपका एमकॉम का वो PGQP 37 है। ठीक, तो इसका देखिए जो पिछले साल परीक्षा हुआ था वो 16 सितंबर 2021 को हुआ था। ठीक, तो वही पेपर देखिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे। कुल देखिए आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और वो सारे 100 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे का पेपर होता है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। तो देखिए 2 घंटे का पेपर होगा, कुल मार्क्स 400 होंगे। हर क्वेश्चन देखिए 4 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तभी देखिए आपके 100 क्वेश्चंस 400 मार्क्स के बनेंगे। क्लियर? और माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं PDF जो बच्चे देखिए PDF परचेस कर रखे हैं उनको ये सारे के सारे PDFs प्रोवाइड करा दूंगा। याद रखिएगा, जो बच्चे PDF परचेस कर रखे हैं ये PDF उन्हीं को मिलेगी। ठीक, और अगर आप लोग PDF सारी परचेस करना चाह रहे हैं, टोटल 5000 प्लस MCQs की, ओके, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9682204406। ओके, वहीं पे आपको सारी की सारी PDF संबंधित इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सारे बच्चों को लगभग मैंने 5000 प्लस PDF प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें आपका पार्ट A, पार्ट B और 3 प्रैक्टिस सेट्स विद आंसर है MCQs के फॉर्म में। ओके, तो चलिए अब देर न करते हुए हम लोग अपनी प्रीवियस ईयर की, याद रखिएगा प्रीवियस ईयर की एमकॉम की पेपर जो CUET द्वारा कंडक्ट किया गया था उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आपका पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट देखिए जो आपका है वो जनरल टेस्ट का है। ओके, तो जनरल टेस्ट में कुल देखिए 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो पहले हम लोग उन 25 क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेते हैं जो जनरल टेस्ट के हैं। ओके, हम लोग पूरे 100 क्वेश्चंस पे आज चर्चा करेंगे, जनरल टेस्ट के भी और कॉमर्स के भी। तो देखिए जनरल टेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड दैट कैन बी कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यानी कि हमको देखिए करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करना है जो इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। सो मैरिज बिटवीन मेंबर्स ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली वर डैश टू स्ट्रेंथन द टाइज ऑफ रिलेशनशिप्स। ओके, तो इसमें आपको बताना है कि आप फील्ड होगा मेंशन्ड, प्रोमोटेड, इंडल्ज या परफॉर्म्ड। तो याद रखिएगा इसमें परफॉर्म फील्ड होगा कि मैरिज बिटवीन members of extended family were performed to strengthen the ties of relationship। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, from the choice given below select the pair which exhibits the same relationship as the one capitalized pair of words। जैसे देखिए यहाँ पे सोल्जर का रिलेशन रेजिमेंट से, ओके, सोल्जर का रिलेशन रेजिमेंट से। तो रेजिमेंट देखिए क्या होता है, रेजिमेंट इज़ द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। जैसे आप लोग गोरखा रेजिमेंट, असम राइफल रेजिमेंट, ये सारे नाम सुने होंगे आप लोग। तो देखिए रेजिमेंट क्या बताता है, आपका ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ओके, तो इन चारों में से लाइक क्लाउन, सर्कस, एक्टर, ट्रूप, डांसर, बैलेट और इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशियंस। तो आपको बताना है कि क्या बोलते हैं इन चारों में से कौन इसी तरह मैच करेगा। ओके, तो ये देखिए मैच करेगा आपका एक्टर ट्रूप के साथ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। कौन सा इन चारों में से करेक्टली स्पेल्ड है, मतलब उसकी स्पेलिंग करेक्ट है। ओके, तो इसका आंसर देखिए बनेगा ऑप्शन 4 सेरेपिटियस। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए अब मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट स्पिनिंग वर्ड ऑफ एडिफी। यानी कि सिनोनिम्स आपसे पूछ रहा है कि बताइए एडिफी का एक तरह से नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा होगा। तो नियरेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स, तो एडिफी का आपको बताना है। तो एडिफी मतलब देखिए होता है आपका उपदेश देना, यानी कि ज्ञान देना, उपदेश देना, ज्ञान देना, यही होता है इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में। ओके, तो इसका आंसर देखिए बनेगा, आप लोग बताइए वैसे, इंस्ट्रक्ट,
सेटिस्फाई, अम्यूज या कंज्यूम। तो बताइए इन एडिफी का इसमें से सिनोनिम्स क्या होगा। तो एडिफी का सिनोनिम्स देखिए बनेगा इसमें इंस्ट्रक्ट, इसमें भी का मतलब भी क्या होता है, राह दिखाना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, देयर वॉज नो बडी टू अटेंड डैश द कंप्लेंट ऑफ द पैसेंजर्स। ओके, यानी कि वहाँ पर कोई भी नहीं है जो कम पैसेंजर्स की कंप्लेन को क्या बोलते हैं, अटेंड कर सके। तो यहाँ पे देखिए डैश में क्या होगा, ऑन, इन, टू और फॉर। तो देखिए वहाँ पे आपका जो फिल होगा, देयर वॉज नो बडी टू द कंप्लेंट्स ऑफ द, देयर वॉज नो बडी टू अटेंड टू द कंप्लेंट्स ऑफ द पैसेंजर विल बी करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। अ पोस्ट विदाउट रेमुनरेशन इज नोन एज, यानी कि ऐसी पोस्ट यानी कि ऐसी नौकरी जिसमें आपको रेमुनरेशन पारिश्रमिक ना मिलता हो, उसको क्या कहा जाएगा। ओके, अ पोस्ट विदाउट रेमुनरेशन इज नोन एज वॉलेंट्री, सिंक्योर, सिंसियर या ऑनररी। तो बताइए जल्दी। पोस्ट विदाउट रेमुनरेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑनररी, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम, यानी कि देखिए आपको यहाँ पे एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड बताना है। ठीक, तो एक्सपेडिशन। तो एक्सपेडिशन का देखिए जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका अभियान, खोज यात्रा, मुहिम, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि ये देखिए आपका एक डिस्टेंस ट्रेवल्स करने की बात बता रहा है, दैट मीन्स ये देखिए स्पीड की बात कर रहा है। ओके, तो इसका देखिए जो ऑपोजिट वर्ड बनेगा वो आप लोग बताइए क्या बनेगा। साइलेंस, एक्सप्लेनेशन, अंडरटेकिंग या डीले। तो देखिए तेजी, स्पीड, यानी कि किसी भी चीज़ में स्पीड हो, तेजी हो, तो इसीलिए इसका उल्टा बन जाएगा डीले, क्योंकि ये आपसे एंटोनिम्स पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अब आपसे। लक्ष्मण वॉज इनिशियली डैश एट द सजेशन बट लेटर स्टार्टेड डैश इट हिमसेल्फ, यानी कि इसमें देखिए अब आपसे क्या फील करना है वो बताना है। तो थ्रिल्ड और निगेटिंग, फ्रोइंग और रिजेक्टिंग, इम्प्रेस्ड और निगेटिंग और शॉक्ड और एडवोकेटिंग। तो देखिए लक्ष्मण वॉज इनिशियली शॉक्ड एट द सजेशंस, यानी कि देखिए सलाह ले के समय लक्ष्मण शॉक हो गया था इनिशियली, बट लेटर स्टार्टेड एडवोकेटिंग इट हिमसेल्फ। ओके, तो इसका ऑप्शन 4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। मिस द बोट, मिस द बोट का ईडियम पूछा आपसे क्या होता है। ठीक, तो आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रॉम द ऑप्शंस। तो मिस द बोट, तो इस लेट टू मच टाइम गो टू कंप्लीट अ टास्क, लॉन्ग फॉर समथिंग दैट यू डोंट हैव, मिस आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी या नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो देखिए मिस द बोट का मतलब होता है आपका मिस आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। दीज ग्रेप्स डैश शोर, यानी कि ये अंगूर क्या है, आर टेस्टिंग शोर, टेस्टेड शोर, टेस्ट या हैव टेस्टेड शोर। तो बताइए दीज ग्रेप्स डैश शोर, तो यानी कि ये देखिए यहाँ टेस्ट होगा कि ये अंगूर टेस्ट में खट्टे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो ध्यान दीजिए कैसे कह रहा है। इन अ सर्टन कोड थ्रिप्स इज रिटेन एज स्यूरडू, मतलब थ्रिप्स देखिए आपका THRIVES, इसको देखिए किसी कोड में हम लोग लिख रहे हैं तो SIUHRDU लिख रहे हैं। ओके, तो आपसे पूछ रहा है बताइए सोलफुल का कोड क्या होगा, SOULFUL का कोड क्या होगा। तो पहले आइए देखते हैं इसमें रिलेशन कैसे बैठ रहा है। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए अगर आप लोग, तो यहाँ पे ये देखिए 3 लेटर करके बन रहा है, दैट मीन्स THR देखिए आपका जा रहा है इस तरह से, R देखिए यहाँ पे आपका बन रहा है S, समझ रहे हैं ना आप लोग। एक सेकंड रुकिए और अच्छे से बता दूँ। यहाँ देखिए इसका रिलेशन इससे जुड़ रहा है, यानी कि R देखिए बन रहा है आपका S। तो उसी तरह का देखिए हमको सोलफुल का लिखना है ना, SOULFUL, इसका हमको देखिए कोड लिखना है। तो यहाँ देखिए R का रिलेशन बन रहा है S से, मतलब PQRS, यानी कि देखिए +1 हो रहा है।
+1। तो उसी तरह यहाँ देखिए थर्ड नंबर पे u है, तो u में +1 करेंगे तो p क्यू आर एस टी u v, तो पहला लेटर देखिए आपका v बनेगा। फिर उसके बाद से देखिए आपका क्या बोलते हैं h का रिलेशन देखिए यहाँ पे i से बन रहा है, h का रिलेशन i से बन रहा है। कैसे? तो GHI उसके बाद आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी देखिए +1 चल रहा है। तो o के बाद देखिए क्या आता है आपका p। फिर t का रिलेशन देखिए u से बन रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए p क्यू आर एस टी u, यानी कि यहाँ पे भी +1। तो s के बाद क्या आता है t, तो यहाँ देखिए ये इन तीनों का रिलेशन इस तरह बनेगा प्लस प्लस करके। फिर t के बाद देखिए h आ रहा है, यानी कि i के बाद i के बाद देखिए h आ रहा है। ओके, तो GHI यानी कि देखिए यहाँ +1 की जगह -1 का रोल है। इसका रोल है -1 का। उसी तरह L में देखिए जब 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो L आपका 12 प्लेस पे होता है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो K आ गया, यानी कि JK, तो यहाँ पे देखिए K हो गया, L के एक पहले। फिर यहाँ पे भी देखिए वही 3 का रिलेशन बन रहा है उसी तरह, एक इधर, ये एक इधर और ये बीच का। तो ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं, V की जगह यहाँ पे U हो जा रहा है, तो जस्ट P क्यू आर एस टी UV, यानी कि देखिए 1 माइनस हो रहा है। अब प्लस की जगह सारी वैल्यू क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो उसी तरह यहाँ देखिए F है, तो F की जगह देखिए जब सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ लास्ट में देखेंगे पहले। तो F के देखिए जब 1 माइनस करेंगे तो 1 जैसे ही F में से माइनस करेंगे तो आएगा E। फिर उसी तरह देखिए U में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आएगा क्या बोलते हैं T। और उसी तरह फिर देखिए L में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा K, यानी कि VPTKKTE, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ये देखिए एक इक्वेशन दे दिया, तो यहाँ पे आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ये देखिए जो इक्वेशन है वो आपका बोर्डमास थ्योरम से सॉल्व होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहले डिवाइड, तो बोर्डमास में देखिए ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड दिख रहा है, तो देखिए 25 का डिवाइड लगाएंगे 105 में। ओके, 25 का डिवाइड लगाएंगे 105 में तो आएगा आपका 42 इंटू 51 माइनस 1942। ठीक, अब 41 का मल्टीप्लाई करेंगे 51 से, तो देखिए 41 का मल्टीप्लाई जब 51 से करेंगे तो हमारा आएगा 2142 माइनस 1942। अब इसमें से ये देखिए जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 200, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे देयर आर 5 स्टैचूज LMNOP, यानी कि देखिए 5 स्टैचू है आपके पास। ठीक, हैविंग डिफरेंट हाइट, जिनकी हाइट देखिए डिफरेंट है। स्टैचू L इज स्मॉलर देन ओनली स्टैचू M, यानी कि M से बस देखिए L छोटा और किसी से छोटा नहीं है, यानी कि L जो है सिर्फ M से छोटा, यानी कि M की प्लेस तब देखिए 1 हो जाएगी और L की प्लेस 2 हो जाएगी। फिर उसके आगे बोल रहा है आपसे O इज स्मॉलर देन N, यानी कि देखिए O जो है आपका, ये देखिए दूसरा इक्वेशन दे रहा है इसलिए इसको नीचे बना रहा हूँ। तो O इज स्मॉलर देन स्टैचू N, तो N से देखिए छोटा है आपका O, समझ रहे हैं ना आप लोग। और स्टैचू O इज़ लॉन्गर देन P, और O देखिए P से बड़ा है, तो इस तरह बनेगा। तो यहाँ पे देखिए यानी कि थर्ड नंबर पे आएगा आपका N, फोर्थ नंबर पर O और फिफ्थ नंबर पर P, इस तरह से आया आपका। तो यानी कि देखिए अगर हम लोग रैंकिंग करें तो ये 1 नंबर पे L हो गया, 3 नंबर पे N, 4 नंबर पे O और 5 नंबर पे P। तो आपसे बोल रहा था यहाँ पे क्या कि द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू इज 20 फीट, यानी कि M की हाइट देखिए आपकी 20 फीट है। ओके, फिर द हाइट ऑफ सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टैचू इज 11 फीट। अब जो सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टैचू है उसकी हाइट 11 फीट है, तो सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टैचू देखिए O है आपका, इसकी हाइट देखिए आपकी 11 फीट है। तो आपसे पूछा व्हाट विल बी द हाइट ऑफ स्टैचू P, तो P की हाइट कितनी होगी। तो P देखिए O के बाद है, O के बाद है, यानी कि P की जो हाइट होगी वो ऑब्वियसली 11 फीट से क्या होगी, कम होगी। तो अब इस हिसाब से देखिए जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन 9, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट 9 फीट, क्योंकि यही देखिए आपका 11 फीट से बस इकलौता कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अशोक स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ। ओके, तो देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस करने से पहले देखिए हम लोग को क्या करना होता है ना, पहले कॉपी में हम लोग डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं देखिए, ध्यान से, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, इधर वाला ईस्ट होता है और इधर वाला वेस्ट होता है। ओके, तो इस तरह से आप लोग भी पेपर में कर लीजिएगा ताकि आप लोग डायरेक्शंस में फिर कंफ्यूज ना हो। तो आप तो देखिए अशोक स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द साउथ, यानी कि देखो मान लो अशोक यहाँ पे खड़ा है आपका,
ओके। अब ये देखो साउथ की तरफ चलना शुरू कर रहा है, और कितना चला है आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर्स, यानी कि पहले देखो साउथ नीचे है तो यहाँ से देखो यहाँ तक ये 50 मीटर तक चला। फिर उसके बाद से ही टुक अ राइट टर्न, तो देखिए जब आप साउथ की तरफ फेस करके जा रहे हैं और राइट टर्न लेंगे तो आप वेस्ट में आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे राइट टर्न लेने के बाद देखो वो 30 मीटर तक गया, यहाँ बोला है। फिर ही टुक अ राइट टर्न ऑन वॉकड एंड वॉकड 100 मीटर्स, फिर देखो वो वेस्ट से क्या कर रहा है, राइट टर्न ले रहा है और 100 मीटर जा रहा है, यानी कि फिर देखो ये आपका नॉर्थ साइड पहुंच जाएगा। याद रखिएगा जब वेस्ट से हम लोग राइट टर्न लेंगे तो नॉर्थ साइड होंगे। तो ये देखो अब चले हम लोग 100। फिर उसके बाद से बोला है ही अगेन टुक राइट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, फिर देखो वो नॉर्थ डायरेक्शन में है और फिर वहाँ से वो क्या कर रहा है, राइट टर्न ले रहा है और 30 मीटर चल रहा है। तो देखो 30 मीटर फिर आपका यहाँ से चल गया, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, यानी कि आपसे यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस 100 थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 50 थी। तो देखो 100 में से 50 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि वो देखो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 50 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर 68 एंड 32, यानी कि एक नंबर है ओके जिसका स्क्वायर देखिए लिखा है ना, हुज स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस यानी कि माइनस, डिफरेंस ऑफ व्हाट, स्क्वायर ऑफ द 68 एंड 32। अब ये देखो 68 के स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बराबर है। तो 68 का स्क्वायर देखिए 4624 माइनस 24 का स्क्वायर 1024, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 3600 आपका आ गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3600, तो एक्स बराबर देखो हो जाएगा आपका अंडर रूट में 3600, जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लग जाता है। तो 3600 का देखो आप स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा 60, यानी कि 60 विल बी करेक्ट। अब ये देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, कौन सा इसमें से प्राइम नंबर नहीं है पूछा है। ठीक, तो प्राइम नंबर देखिए कौन से नंबर होते हैं, वह नंबर जो खुद अपने टेबल से कटे या 1 से कटे। याद रखिएगा कोई ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल हो या 1 से हो, वही आपका प्राइम नंबर कहलाता है। तो देखिए इसमें 31 प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 1 से कटता है और खुद अपने 31 के टेबल से ही कटेगा। 61 भी एज इट इज़, 71 भी एज इट इज़, बट 91 देखिए प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये देखिए 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। ओके, तो इसका 91 आंसर होगा। कमेंट करके आप लोग आंसर करके बताइए कि लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। कमेंट करके जरा आप लोग बताइए तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, लीस्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, 1397 इंटू 1397 ये कितना होगा, तो ये देखिए आप लोग का आएगा 1951609। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, वॉट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056, यानी कि 1056 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए सो दैट द सम इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 23, कि जो उसका जो सम जो हमारे पास आएगा वो 23 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने को देखिए 2 अप्रोच होते हैं, या तो आप नंबर इसमें जोड़ के भी कर सकते हैं कि जैसे 1056 है इसमें 21 जोड़िए और देखिए 23 से वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं, या अगर नहीं हो रहा है तो फिर 18 पिक करिए, 18 इसमें जोड़िए और देखिए इसमें 23 का डिवाइड ला के वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। या इसका एक तरीका और होता है डिवाइड मेथड, वो देखिए यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो 1056 में सबसे पहले देखिए क्या करिए आप 23 का डिवाइड लगा दीजिए। तो ये देखिए आपका पहले 4 टाइम में जाएगा 92, फिर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 और ये 6, फिर देखिए आपका 5 टाइम में जाएगा 115, 6 में से 5 गया आपका 1, 3 में से 1 गया 2। तो देखिए रिमाइंडर कितना आ गया आपका 21। अब आपको पता करना है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या ऐड की जाए ताकि ये नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए। तो जो आपका डिवाइज़र होता है, देखिए डिवाइज़र, इसमें से जो रिमाइंडर आया है उसको घटा दिया करिए। याद रखिए डिवाइज़र में से रिमाइंडर को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपकी वैल्यू देखिए आ गई 2, यानी कि 2 अगर इसमें हम लोग जोड़ दें तो ये पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी 23 से, यानी कि 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आपको बताना है। तो चलिए ये सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 7 8 4 5, क्वेश्चन मार्क की जगह मान लीजिए आपका x है इज इक्वल टू 8461 माइनस 3569। ओके, तो देखिए हम लोग पहले ये 7845
माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 4892। ओके, अब x देखिए माइनस में है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और ये प्लस में, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि 7845 माइनस 4892 इज इक्वल टू, अब ये देखिए माइनस में इधर आके प्लस बना देगा, तो इसमें, और ये प्लस में था इधर आके माइनस बना दिया, 7845 है ये। ओके, अब इसमें से देखिए जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो हमारी वैल्यू आएगी 2953। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फोर्ट्स। लैंड ऑफ फोर्ट्स किस कंट्री को कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, यानी कि आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, तो वो याद रखिएगा सेरेब्रम होता है। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछे तो सबसे छोटा याद रखिएगा आपका हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, ये सबसे छोटा हिस्सा होता है, और सबसे बड़ा हिस्सा आपका सेरेब्रम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु वॉज ऑल्सो नोन एज देशबंधु, यानी कि इन चारों लोगों में से ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जिनका देखिए निक नेम देशबंधु था। एस राधाकृष्णन, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट पर्सन्स हु ऑनर्ड बाय द भारत रत्न है, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी, चित्तरंजन दास जी और एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो बताइए देशबंधु के नाम से किसको जाना जाता था, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास जी को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, हु इज नोन एज द संत ऑफ ग्योटर्स। ओके, बाबा आमटे, अन्ना हजारे, मदर टेरेसा, नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा इसका आंसर बनेगा मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गरम पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एज, गरम पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एज, तो याद रखिएगा दीफू असम में। क्वेश्चन नंबर 25, ये देखिए हमारा पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, तो ये पार्ट ए का देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज़ बीन लॉन्च इन द कंट्री इन, यानी कि भारत में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब हुई थी, आपको ये बताना है। तो भारत में देखिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 से हुई थी। ओके, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखिए हम लोग का 25 क्वेश्चन हो गया पार्ट ए का। अब हम लोग कॉमर्स के जो क्वेश्चंस हैं उस पे आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका पार्ट बी है कॉमर्स का सेक्शंस। ओके, देखिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 75। ठीक, तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपसे क्या कह रहा है, कॉमर्स का पहला क्वेश्चन। 26, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, हु गेव दिस डेफिनेशन। ये देखिए मैंने आपको अपने क्लासेस में कराया था, ये डेफिनेशंस बताइए किसने दी है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा एडम स्मिथ द्वारा दी गई है। ओके, ये क्लासेस में मैंने कराया था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इफ अ पॉइंट फॉल्स इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, what does it indicate? Okay, resources are overutilized, resources are underutilized, there is employment in the economy, या both 2 and 3। तो देखिए जब आपका PPC मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स करने लगता है इनसाइड, तो देखिए आपका जो रिसोर्सेस होंगे वो तो अंडर यूटिलाइज होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की केस होती है। यहाँ देखिए एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका देखिए 2 बनेगा। याद रखिएगा जब भी आपका PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स फॉल्स करेगा, ओके, तो यहाँ पे 2 केस होंगे, एक तो आपके रिसोर्सेस अंडर यूटिलाइज्ड हो जाएंगे और देश में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बढ़ने लगेगी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ प्राइस डिक्रीज रिजल्ट इन योर एक्सपेंडिचर,
ऑन अ गुड डिक्रीजिंग योर डिमांड मस्ट बी, यानी कि देखिए नॉर्मल केस में अगर देखा जाए प्राइस डिक्रीज जब होता है तो डिमांड आपकी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ बोल रहा है कि इफ अ प्राइस डिक्रीज, यानी कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है आपका, इन योर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स डिक्रीज, तो आपकी डिमांड भी देखिए क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है और आपकी डिमांड भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उस परिस्थिति में क्या केसेस आपके पास उत्पन्न होगा। ओके, यूनिट इन इलास्टिक, लीनियर या इलास्टिक। ओके, तो इस परिस्थिति में देखिए दोनों आपका गिर रहा है, तो यहाँ पे इन इलास्टिक का केस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से मैंने देखिए आप लोग को बताया था। वेल चलिए देखता हूँ। रीजनल रूरल बैंक आर डिजाइंड टू वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स। ओके, यानी कि जो आरआरबी की स्थापना हुई थी वो किस पर्पज से हुई थी, वर्क ऑन इनोवेटिव एंड एडेप्टिव आइडियल्स, हेल्प द टारगेटेड ग्रुप्स, कीपिंग लैंडिंग रेट्स लो देन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स, या वर्क ऑन बेसिस ऑफ कमर्शियल बैंक। ओके, तो इसका आंसर देखिए जो बनेगा 29 का, वो बनेगा आपका ऑप्शन 2। ये देखिए मेन उद्देश्य इसका होता है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। ओके, तो ये देखिए जो टारगेटेड ग्रुप्स होते हैं उनके पास जाता है और जो बैंकिंग इंक्लूजन्स के सर्विसेज होते हैं वो प्रोवाइड कराता है। और आरआरबी देखिए काम करता है अंडर नाबार्ड। ये देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है आपसे अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, यानी कि इसमें कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक द्वारा कौन सा एसेट्स नहीं है जो उसके पास होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट बैलेंस विथ द आरबीआई, ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम देखिए मैंने एमसीक्यू में बच्चों को दे रखा और कराया भी था। मनी लेंट एट शॉर्ट नोटिस और करंट अकाउंट डिपॉजिट, तो याद रखिएगा इसमें से जो करंट एसेट्स नहीं है, जो एसेट्स नहीं है जो कमर्शियल बैंक का होता है वो होता है करंट एसेट्स, करंट अकाउंट डिपॉजिट, क्योंकि पब्लिक के मांगे जाने पे तुरंत उसको देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू क्रेडिट कंट्रोल क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल की बात कर रहा है। ठीक, तो सीआरआर एंड बैंक रेट शुड बी इंक्रीज्ड, या सीआरआर शुड बी डिक्रीज्ड एंड बैंक रेट शुड बी डिक्रीज्ड, सीआरआर शुड बी इंक्रीज एंड बैंक रेट शुड बी डिक्रीज, या सीआरआर शुड बी डिक्रीज्ड एंड बैंक रेट शुड बी इंक्रीज। तो देखिए क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो क्रेडिट कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा हमेशा आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। और ये कैसे करता है आरबीआई, देखिए जो उसके क्वांटिटेटिव टूल्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स जो होते हैं उनका प्रयोग करके वो करता है। तो देखिए क्वांटिटेटिव टूल्स पे जितने भी रेट्स अगर उनको वो बढ़ा दे तो क्रेडिट अपने आप क्या होगा, तब देखिए सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी आपकी, घट जाएगी और क्रेडिट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। नहीं कि इसका आंसर देखिए ए बनेगा, सीआरआर एंड बैंक रेट शुड बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते 32 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, कंट्रीज विद द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट्स आर लाइकली टू हैव, यानी कि देखिए जिस कंट्री में महंगाई सबसे ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन रेट्स उसका क्या होता है, हाई होता है, तो उस कंट्री में और क्या चीज़ें होती है, द हाईएस्ट रेट ऑफ मनी ग्रोथ, स्मॉल बजट डेफिसिट रिलेटिव टू जीडीपी, द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए जिस कंट्री की इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, ठीक, वहाँ पे यही होता है द हाईएस्ट रेट ऑफ मनी ग्रोथ। तब मनी ग्रोथ वहाँ पे देखिए हाईएस्ट हो जाएगा। जीडीपी का देखिए जो डेफिसिट होता है वो स्मॉल ना होकर फिर लार्ज होता है, याद रखिएगा लार्ज होता है, और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लोएस्ट की जगह हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, बैंक कैन अवेल रीफिनेंस, रीफिनेंस की बात कर रहा है, अगेंस्ट लोन मेड टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम, ओके, आईडीबीआई, डीआईसीजीसी, ईसीजीसी या नाबार्ड। तो देखिए जो बैंक रीफिनेंस करता है वो होता है आपका आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी, जरा कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए। तो बहुत अच्छे से बताया था मैंने, आईडीबीआई की देखिए स्थापना कब हुई थी, जल्दी कमेंट करके आप लोग आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और किस नाम से जाना जाता है, मैनेजमेंट बाय गोल्स, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स, मैनेजमेंट बाय प्लानिंग, या मैनेजमेंट बाय इवैल्यूएशन। तो देखिए जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, ओके, उद्देश्य, और उद्देश्य आपका देखिए कब निर्धारित होता है, जब कोई भी चीज़ आप लोग प्लान करते हैं, तो इसीलिए इसका देखिए बनेगा मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आपसे क्या कह रहा है,
हाउ ऑब्टेन शुड अ स्वॉट एनालिसिस? ओके, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एनालिसिस भी परफॉर्म, यानी कि देखिए किसी इंडस्ट्री में, किसी यूनिट में, किसी बिजनेस फॉर्म में स्वॉट एनालिसिस कब परफॉर्म किया जाता है? ओनली व्हेन द बिजनेस स्टार्टेड, ओनली व्हेन स्पेसिफिक इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड एटलीस्ट वंस पर ईयर, या एवरी 3 to 5 years। तो याद रखिएगा स्वॉट एनालिसिस हर साल किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर 3 बनेगा, क्योंकि हर साल चेक करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या परिस्थितियां बदल रही हैं, कैसी बदल रही हैं, उसको अपने बिजनेस में फिर समाहित करके अपने बिजनेस को ग्रोथ कराया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36। विच फीचर इज कनेक्टेड टू मैनेजमेंट एज एन आर्ट? जैसे आप सब जानते हैं मैनेजमेंट इज ऑल्सो, मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट, मतलब मैनेजमेंट साइंस के साथ ही साथ आपका आर्ट्स भी है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि मैनेजमेंट एक आर्ट के रूप में किस फॉर्म में जाता है? तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, तो देखिए जहाँ पे भी प्रिंसिपल, सिद्धांत, इन सबों की बात होगी वहाँ पे हमेशा साइंस होगा, आर्ट्स तो कभी आ ही नहीं सकता है। कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि देखिए कारण और प्रभाव की बात कर रहा है, तो कारण और प्रभाव भी देखिए साइंटिफिक मैनर में देखा जाता है। गोल ओरिएंटेड, ये भी साइंटिफिक मैनर में होता है। टेस्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, ये देखिए आपकी कला हो सकती है, आपके कला पे निर्भर करेगी, तो इसीलिए इसका आंसर 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, व्हाट डज मिल्टन फ्रीडमैन बिलीव टू बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस? ये देखिए, ये भी क्वेश्चंस देखिए, सारे क्वेश्चंस लगभग जितने इसमें पूछे देखिए सब मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ। जो बच्चे देखिए रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उनको तो ये सारे क्वेश्चंस अपने आप आ रहे होंगे। तो देखिए, व्हाट डज मिल्टन फ्रीडमैन बिलीव टू द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस? ओके, क्या बोलते हैं, द ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू इट्स शेयर होल्डर, मैनेजर्स शुड एक्ट इन वे दैट बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड शेयर होल्डर्स, the prime responsibility of organizations have to its employees, या the prime responsibility of organizations have is to its stakeholders। तो याद रखिएगा फ्रीडमैन के बिलीव के हिसाब से जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की वो ये होती है, द ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज टू इट्स शेयर होल्डर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, यानी कि कौन सा इन चारों में से प्रोसेस है जो आपका डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड मतलब डिस्क को, याद रखिएगा डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करने का होता है, यानी कि कौन सा प्रोसेस डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइड करने का प्रोसीजर फॉलो करता है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, फ्रेगमेंटिंग या डिफ्रेगमेंटिंग? तो ये देखिए फॉर्मेटिंग का हिस्सा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 38. Which of the following is not a key element of an e-commerce business model? यानी कि ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल का इसमें से कौन सा की एलिमेंट नहीं है? ठीक, वैल्यू प्रोपोजिशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या यूबीक्यूटी? यूबीक्यूटी का देखिए कितने बच्चे सोच रहे होंगे इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यूबीक्यूटी का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है हर जगह होना, हर जगह होना। ठीक, तो यहाँ आपसे पूछा था कि ई कॉमर्स बिजनेस का की फैक्टर, की एलिमेंट नहीं है, तो ये देखिए यूबीक्यूटी नहीं है, क्योंकि देखिए ई कॉमर्स हर जगह अवेलेबल नहीं है। शहरों में तो देखिए इसलिए आपको डिलीवरी मिल जाती है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन सब जगह से आप कहीं से भी कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करिए 2-3-4 दिन में पहुँच जाएगा आपके पास। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 1 दिन के अंदर पहुँच जाएगा। लेकिन देखिए जो गाँव देहात पिछड़े एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर देखिए ई कॉमर्स की सुविधा इतनी बेहतरीन नहीं है, तो ये इसके देखिए की एलिमेंट्स में शामिल नहीं किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज नॉन वोलेटाइल? यानी कि कौन सी मेमोरी इसमें से नॉन वोलेटाइल है? नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल क्या होता है पहले समझ लीजिए। वोलेटाइल मेमोरी उसको कहते हैं जिसमें मान लीजिए आपका एक पावर चला जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली जा रही है, ठीक, और डेटा देखिए जो होगा फिर वो डिलीट हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर में वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, जैसे ही पावर चली जाती है तो वोलेटाइल मेमोरी में जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है।
याद रखिएगा कंप्यूटर में जब क्या बोलते हैं पावर चली जाती है तो वोलेटाइल मेमोरी में जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, और वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो रैम होती है। लेकिन यहाँ आपसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी पूछा है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें देखिए पावर तो आपकी चली जाए, लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, लेकिन तब पर भी डेटा सेव्ड रहता है। ओके, तो ये आपका रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच आईपी एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर लूप बैक और लोकल होस्ट, यानी कि कौन सा आईपी एड्रेस लोकल होस्ट या लूप बैक के लिए होता है। तो ये याद रखिएगा 127.0.01 होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या कह रहा है, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय, यानी कि देखिए कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो जॉन वॉन न्यूमन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेसे पास्कल या गॉर्डन मूरे। तो ये देखिए चारों कंप्यूटर से संबंधित है। लेकिन यहाँ देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा था द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, तो इसका आंसर देखिए बनेगा जॉन वॉन न्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 43 अब आपसे क्या कह रहा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए डैश इज ए, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका आंसर देखिए बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44, द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। ओके ठीक है, यानी कि x प्लस वाई की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जिसपे वो कॉन्स्टेंट्स हो। अब यहाँ तो इक्वेशन दिया है देखिए, x प्लस 2y क्या बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू 70, और एक इक्वेशन दिया आपका 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 97, और यहाँ देखिए बोला x और y जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है 0 और 0 के। ओके, तो इसमें x और y देख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है। तो इसको देखिए आपको इक्वेशन को पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इक्वेशन आपका दिया है यहाँ पे x प्लस 2y, यहाँ पे भी लेस देन की जगह सिर्फ इक्वल टू कंसीडर करते हैं। ओके, और फिर क्या बोलते हैं कि इक्वेशन दिया आपका 2x प्लस वाई, इसमें भी देखिए लेस देन की जगह सिर्फ इक्वल टू कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x है, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है। ओके, तो इक्वेशन 1 में देखिए अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए 2x ये भी हो जाएगा। ओके, सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1। ओके, तो देखिए 2 से जैसे उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 17 इंटू 2, यानी कि देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पे भी 2x है इक्वेशन 2 में, और यहाँ पे भी इक्वेशन इसमें 3 मान लीजिए इसको, इसमें भी देखिए 2 है। तो दोनों देखिए साइन सेम है, तो इसको क्या करिए इसमें से घटा दीजिए। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, घटाते हैं तो देखिए साइन चेंज हो जाता है, ये देखिए कट गया, 2y में से y सब्ट्रैक्ट 1y, और 140 में से 95 गया तो आपका आया 45। ओके, माफ़ करिएगा एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक हो गई छोटी सी, ओके यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, शायद आप लोग भी ध्यान नहीं दिए होंगे क्योंकि बहुत छोटी मिस्टेक है। यहाँ देखिए 2 नहीं होगा, यहाँ आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, क्योंकि देखिए 2 का मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, 2 का मल्टीप्लाई देखिए जब 2 में करेंगे हमारा तो 2 2 जा 4 होगा, तो 4y में से 1y गया तो 3y आएगा। ओके, तो यहाँ देखिए y की वैल्यू आपकी हो जाएगी तब 15। अब y की वैल्यू क्या करिए आप लोग इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 में देखिए जैसे आप लोग पुट करेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, y की वैल्यू देखिए आपकी आई है 15 इज इक्वल टू 95, तो 2x इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस में इधर आके माइनस बनाएगा तो 80, और x की वैल्यू देखिए हो जाएगी फिर यहाँ पे 40, 2 का इसमें डिवाइड लग जाएगा। तो देखिए आपकी y की वैल्यू अगर कंसीडर की जाएगी तो 15 और x की वैल्यू 40। तो इसमें देखिए इस हिसाब से इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ये ऑप्शन। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग को लेना है तो ले लीजिए, ठीक। तो इसका आंसर देखिए जो बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45।
ये देखिए आपका एक्चुअली कैलकुलस का क्वेश्चन है। तो मैथ्स पढ़े बहुत साल हो गया, 12th तक बस मैंने मैथ्स पढ़ी थी, तो इसलिए क्वेश्चंस देखिए अभी फ़िलहाल मेरे से पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को स्किप करता हूँ। फिर देखिए 46 पे आते हैं। 46 क्या कह रहा है आपसे, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट्स इन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिकॉग्नाइज पर। ओके, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 20, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 28 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। तो इसका आंसर देखिए जो बनेगा वो बनेगा आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2। ओके, और जो आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यानी कि सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में देखिए जो इसकी बात कही गई है वो 12 में कही गई है। ओके, बाकी देखिए जितने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये देखिए मैंने पीडीएफ में बच्चों को प्रोवाइड ऑलरेडी करा दिया है। ओके, तो जो बच्चे पीडीएफ अभी तक नहीं देखे हैं या नहीं लिए तो वो ले लें, उसमें देखिए सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ते हैं अब हम लोग। 47, व्हेन द रॉयल्टीज़ आर लेस देन द मिनिमम रेंट, यानी कि देखिए आपकी मिनिमम रेंट देखिए आपका ज़्यादा हो और रॉयल्टी क्या हो, कम हो। मतलब मिनिमम रेंट ज़्यादा हो रहा है और रॉयल्टी क्या हो रही है, कम हो रही है, तब वहाँ पे देखिए आपका शॉर्ट वर्किंग का केस उत्पन्न होता है। जब मिनिमम रेंट देखिए ज़्यादा हो जाता है और रॉयल्टी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तब शॉर्ट वर्किंग का केस उत्पन्न होता है। तो इसकी देखिए जो जनरल एंट्री हमारी नॉर्मल पास होती है उसकी एंट्री देखिए होती है मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ओके, तो आप देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम लोग सर्च करते हैं क्या आंसर बनेगा। तो रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड पेड विद द अमाउंट पेड टू द लैंडलॉर्ड, गलत, क्योंकि देखिए रॉयल्टी सिर्फ नहीं पे की जाती है, साथ ही साथ मिनिमम रेंट भी पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन रॉयल्टीज अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्सेस मनी रेंट ओवर द एक्चुअल रेंट, नहीं वो तो शॉर्ट वर्किंग होता है आपका, तो उससे थोड़ी ना हम लोग रॉयल्टी अकाउंट डेबिट करते, तो ये भी आपका गलत है। रॉयल्टीज अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज अर्नड, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है, जितना आप रॉयल्टी अर्न करेंगे उतने अमाउंट से ही देखिए यहाँ पे ये डेबिट होता है, बाकी अमाउंट से मिनिमम रेंट में आ जाता है। ओके, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन नंबर 48 अब देखिए आपसे क्या कह रहा है। On the balance sheet of a company, the value of assets brought through hire purchase will appear as, okay, यानी कि कोई एसेट्स जब हम लोग हायर परचेज सिस्टम पे खरीदते हैं तो उसको अपने बैलेंस शीट में कैसे शो की जाती है, उसकी वैल्यू क्या शो की जाती है। कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टू डेट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टू डेट लेस अमाउंट ओइंग ऑन हायर परचेज, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन ओइंग ऑन हायर परचेज, या कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टू डेट लेस बैलेंस इन द हायर वेंडर्स अकाउंट। तो ये देखिए जो भी उस वैल्यू की एसेट्स की कॉस्ट होती है उसमें से हमेशा उसके डेप्रिसिएशन को घटा के उसकी वैल्यू शो की जाती है, तो इसीलिए 48 का ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपसे क्या कह रहा है आप। फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स, ओके, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ये देखिए इसका आंसर हो गया। फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ये सारे क्वेश्चंस देखिए मैं आप लोगों को करा चुका हूँ ऑलरेडी, ये तो एक तरह से आप लोग का रिवीजन हो रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेमुनरेशन सिस्टम अंडर टाइम रेट सिस्टम्स, यानी कि देखिए जो टाइम रेट सिस्टम्स होता है, ठीक, उसमें से कौन सा इसमें से आपसे पूछा है रेमुनरेशन सिस्टम नहीं है। हाई वेजेस प्लान, मेजर डे वर्क, टाइलर सिस्टम या डिफरेंशियल टाइम रेट। तो देखिए इसमें से जो आपका टाइम रेट सिस्टम का रेमुनरेशन सिस्टम नहीं है वो है टाइलर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारा देखिए सॉल्व हो चुका है। ओके, तो एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सकें। ओके, तो 51 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्रेडिट रेटिंग सिस्टम एजेंसी, यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो क्रेडिट रेटिंग नहीं करती है। ओके, क्रिसिल, CRISIL, इकरा, ICRA, केयर या निकेई। ओके,
तो देखिए सबका मैं फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग फिर इजीली आंसर कर सकें। तो देखिए क्रिसिल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इकरा का फुल फॉर्म देखिए, इकरा का फुल फॉर्म होता है आपका इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक। और केयर का फुल फॉर्म होता है आपका क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। और निक्की देखिए क्या होता है, ये आपका स्टॉक का इंडेक्स है। किसके, कहाँ की स्टॉक का, जापान के देखिए स्टॉक का ये इंडेक्स होता है। जैसे भारत में बीएससी और एनएससी के इंडेक्स है कि सेंसेक्स और निफ्टी होते हैं ना, उसी तरह की देखिए जापान का जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसका क्या बोलते हैं, जो इंडेक्स होता है वो निक्की होता है। तो यही देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, याद रखिएगा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज प्रिफर्ड टू स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल, डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टैंडर्डाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली स्क्विड या रेंज इज स्मॉल। ओके, तो इसका आंसर देखिए आपका बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली स्क्विड। जब आपके डिस्ट्रीब्यूशन देखिए ज़्यादा स्क्विड होंगे, उसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा, तब ये केसेस उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53, द रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये सब देखिए आपके अरिथमेटिकल मीन के कंपोनेंट है। ओके, और देखिए इनके बीच का जो, इसमें देखिए सबसे बड़ा जो होता है आपका वो अरिथमेटिक मीन होता है, फिर जियोमेट्रिक मीन होता है और फिर हार्मोनिक मीन होता है। तो इसका देखिए इन तीनों में जो रिलेशन बनता है वो बनता है ऐसे, GM का स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM, एकदम बेसिक है स्टैटिक्स का। तो इसके लिए इसका आंसर 4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द लाइन ऑफ रिग्रेशन, अच्छा रिग्रेशन ऑफ लाइन, द लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, यानी कि देखिए जो लाइन ऑफ क्या बोलते हैं आपका रिग्रेशन होता है, ये जिस पॉइंट पे आपका क्या बोलते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो कौन होता है। तो ये देखिए दोनों लाइन के जो मीन होते हैं उसी पे ये करता है, एक्स का लाइन और वाई का जो मीन होगा, लाइन एक्स और लाइन वाई का जो मीन होगा उसी पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है 55 देखिए क्या कह रहा है आपसे। In a fancy dress competition, 2 judges accorded the following ranks 8 participants. Okay, follows as. तो देखिए जज एक्स ने इस हिसाब से रैंक दिया कुछ 8 7 6 3 2 1 5 4, जज वाई ने आपका 7 5 4 1 3 2 6 8 में आपका रिलेशन वो दिया, रैंक दिया। तो आपसे पूछा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ रैंक को रिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रैंक को रिलेशन क्या होगा ये पूछा है। ओके, तो आइए बता देता हूँ सॉल्व करके थोड़ा आप लोग को, ताकि आप लोग भी इजीली कर सकें परीक्षा में अगर पूछे तो इसको देखिए करने से पहले क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए एक्स लिख लीजिए पहले। तो एक्स में देखिए जज एक्स के बारे में जो जो दिया उसको लिख लीजिए, 8 7 6 3 2 1 5 4। ओके, फिर वाई के बारे में लिख लीजिए। वाई में देखिए क्या दिया है, 7 5 4 1 3 2 6 8। ओके, फिर इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस यानी कि डी कैसे निकलता है आपका x माइनस वाई से। तो 8 में से 7 गया देखिए 1, 7 में से 5 गया आपका 2, 6 में से 4 गया आपका 2, 3 में से 1 गया आपका 2, 2 में से 3 गया -1, 1 में से 2 गया -1, 5 में से 6 गया आपका -1 और 4 में से 8 गया -4। फिर इस d का हम लोग यहाँ क्या करते हैं स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 1 और 4 का स्क्वायर 16। फिर इन सब को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। ओके, तो इन सब को जब जोड़ेंगे हम लोग तो 12 13 13 13 और 19 12 12 13, हाँ 13 और 19 आपका कितना होगा 32। तो ये देखिए डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 32। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, रैंक कोरिलेशन का। उसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो देखिए ये फॉर्मूले सब देखिए मैं जब प्रैक्टिस सेट करा रहा था उसमें भी सब आप लोग को बताया था। तो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर देखिए 32 आया। n आपका कुल देखिए 8 दिया हुआ है सवाल में, यहाँ 8 का स्क्वायर -1
फिर ये देखिए 1 तो ये देखिए पूरा इक्वेशन अब आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो आएगा आपका अप्रॉक्स 0.62। तो इसीलिए इसका आंसर देखिए आपका बनेगा ये सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मीडियन। मीडियन क्या होगा आपका, यदि और स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 15 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। ओके, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन 5 और 50 और 5 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है और इसको 4 से इंक्रीज कर दिया, यानी कि 4 से आपकी सीरीज क्या कर रही है, बढ़ जा रही है। ओके, तो ऐसी परिस्थिति में देखिए जो आपके केसेस उत्पन्न होते हैं उसमें ये होता है जो मीडियन होगा वो देखिए 4 से तो बढ़ जाएगा बट स्टैंडर्ड डेविएशन एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, फॉर रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि देखिए लेबर कॉस्ट पर यूनिट आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लो वेज रेट, लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, हायर इनपुट आउटपुट रेशियो या स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन सुपरविजन। तो देखिए आपसे बोला कि आप फॉर रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट पर यूनिट, आपकी लेबर कॉस्ट घटानी है तो ऑब्वियसली आपका वेजेस रेट जो होगा वो कम रहा होना चाहिए, तो वेजेस रेट कम होगा तो ऑब्वियसली आपकी लेबर कॉस्ट भी क्या आएगी, कम आएगी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम व्हेन द प्रोडक्ट डिफर इन टाइप ऑफ मटेरियल, यानी कि देखिए मान लीजिए ऐसा कोई प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं जिसमें देखिए अलग अलग प्रकार के मटेरियल का प्रयोग हो रहा है, ठीक, अलग अलग प्रकार के मटेरियल का प्रयोग हो रहा है एंड वर्क परफॉर्म डेज। ओके, तो ये किस टाइप के आपके सिस्टम्स में यूज़ होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में, बैच कॉस्टिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग या जॉब। तो ये देखिए जब किसी प्रोडक्ट का निर्माण अलग अलग प्रकार के मटेरियल से होता है तो वो जॉब कॉस्टिंग के तहत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अप्लाइड टू, कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ अप्लाई होता है, पब्लिक अंडरटेकिंग ओनली, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कंसर्न, लार्ज बिजनेस इंटरप्राइजेस ओनली या स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस ओनली। तो देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो कंपलसरी होता है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कंसर्न में होता है ताकि वहाँ पे उसकी लागत ज्ञात की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ AIDA मॉडल, मार्केटिंग का क्वेश्चन है। AIDA मॉडल का देखिए फुल फॉर्म होता है आपका अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। याद रखिएगा अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। तो यहाँ पूछा कौन सा नहीं है, अटेंशन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखिए नहीं है, इंटीग्रेशन की जगह यहाँ क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, एन एड कॉपी विच इन्फॉर्म्स द टारगेट ग्रुप द फैक्ट दैट द मैन्युफैक्चरर is established enough to give them the right goods is okay institutional copy, straight selling copy, educational copies या expository copy। ओके, तो देखिए एक ऐसी एड कॉपी जो आपके टारगेटेड ग्रुप है उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई जाती है बाय द मैन्युफैक्चरर, वो कौन सी होती है, वो देखिए एक एडुकेशनल कॉपी होती है। नेक्स्ट देखिए डैश इमर्जेस व्हेन पीपल डिसाइडेड टू सेटिस्फाई एंड वांट थ्रू एक्सचेंज, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा इमर्ज किया जाए जिसमें क्या बोलते हैं, पीपल क्या होते हैं, डिसाइड करते हैं टू सेटिस्फाई एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज। ओके, मार्केटिंग, सेल्स, परचेज या अकाउंटिंग। तो ऑब्वियसली सेल्स इमर्जेस व्हेन पीपल डिसाइडेड टू सेटिस्फाई एंड थ्रू एक्सचेंज एंड वांट थ्रू एक्सचेंज। सिक्सटी थ्री देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है, गलत है। ओके, इट क्रिएट्स गुडविल एंड पोजीशन, ब्रांड इमेज, बिल्कुल सही है ये। इट इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कस्टमर इन ऑर्डर टू सेल दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये भी देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट डील्स विद आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ओनली द ह्यूमन नीड्स, ये गलत है। यहाँ देखिए सबसे नेगेटिव पहली बार तो आ गया था ओनली वर्ड, तो ओनली नेगेटिविटी आपका शो कर दिया, सिंगल नहीं होता, ह्यूमन नीड्स के साथ ही साथ आपका ऑर्गेनाइजेशन नीड भी होनी चाहिए। ओके, ऑर्गेनाइजेशन नीड भी आई मीन होती है, तो इसीलिए 3 इसका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है अब आपसे, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ लाइफ साइकिल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, लाइफ साइकिल ऑफ प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट
फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू द मैच्योर स्टेज। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहले टारगेट प्राइस सेट की जाती है, फिर पेनिट्रेशन होता है, फिर वैल्यू एडेड सर्विस, फिर लिमिटेड, फिर नीश प्राइसिंग होती है। यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। पहले देखिए टारगेट प्राइस सेट कर लेंगे कितना टारगेट जाएगा, फिर पेनिट्रेशन करते हैं, एडवर्टीजमेंट प्रोसेस होता है जिसमें प्राइस एकदम नाम मात्र रखी जाती है या रखी नहीं जाती है, फिर उसको वैल्यू बेस्ड प्राइस बना दिया जाता है, मतलब कि जिस हिसाब से आप वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, फिर लिमिटेड प्राइस हो जाती है, और फिर लास्ट में जब वो देखिए डिक्लाइन करने लगता है प्रोडक्ट, तो क्या किया मार्केट से जब वो बाहर होने लगता है तब उसको नीश प्राइस कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको बेच के हटा दो जितना भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे क्या कह रहा है आप, क्वेश्चन नंबर 65। While a poor physical distributions, okay, system would affect all elements of company's marketing mix. The problem associated with poor systems, यानी कि poor distribution physical distribution system से संबंधित प्रॉब्लम पूछा है आपसे, तो कौन सा होगा, इसको हटाना है आपको, इसको क्या करना है, ठीक करना है। तो ये कैसे होगा आपको बताना है, या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। तो कैन यूजुअली बी सॉल्व बाय इन्वेस्टिंग मोर मनी इन द सिस्टम, आर यूजुअली कॉज बाय इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कैन हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन। यही देखिए होगा, अभी मान लीजिए आप कोई ऑर्डर आज प्लेस कर रहे हैं फ्लिपकार्ट अमेजन से, वो दिखा रहा है 2 दिन में कि आपकी डिलीवरी हो जाएगी, बट बाद में पता चलता है कि नहीं, वो 3-4 दिन 1 हफ्ते लगभग लगा दिए। तो इससे देखिए कस्टमर की सर्विसेज पे देखिए नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वो देखिए सेटिस्फाई भी नहीं होगा। तो इसलिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट ये इम्पैक्ट छोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, एन एक्टिविटी एंड और मटेरियल दैट ऑफर्स वैल्यू एडेड और इंसेंटिव टू रीसेलर, यानी कि सामान को देखिए जो पुनः बेचते हैं वो, या सेल्स पर्सन और कंज्यूमरीज, यानी कि ऐसी कोई सर्विसेज जो क्या बोलते हैं रीसेलर, सेल्स पर्सन और कंज्यूमर, इन सबों के द्वारा देखिए क्या बोलते हैं एक्टिविटी की जाती है, और वैल्यू एडेड सर्विसेज वैल्यू एडेड के लिए या इंसेंटिव के लिए, तो वो क्या कहलाती है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी या सेल्स प्रमोशंस। तो ये सारी चीज़ें देखिए जो हिस्सा होती हैं आपका वो होता है सेल्स प्रमोशंस का। इसमें क्या होता है, इसमें बोल दिया जाएगा कि आप एक सामान बेचिए, एक सामान पे एक सामान फ्री, या क्या बोलते हैं वारंटी पीरियड प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या कुछ ऐसा ऑफर आएगा कि 10,000 का सामान 5,000 में मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यही सारी चीज़ें होती है वैल्यू एडेड और इंसेंटिव सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67। अ प्रोसेस इज सेट टू बी इन स्टैटिकल कंट्रोल, याद रखिएगा स्टैटिकल कंट्रोल की बात कर रहा है, ठीक। इफ इट ऑपरेट्स विथ डैश ऑफ वेरिएशन, चांस कॉजेस, असाइनेबल कॉजेस, बोथ चांस एंड असाइनेबल कॉजेस, या नीदर चांस नॉर असाइनेबल कॉजेस। तो ये देखिए आप प्रोसेस इज सेट टू बी इन स्टैटिकल कंट्रोल में जब हो रहेगा तो देखिए चांसेस कॉजेस होने चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 68 क्या कह रहा है आप, इफ द ट्रेंड लाइन विथ 1995 एज द ओरिजिन इज इतना, यानी कि देखिए ट्रेंड लाइन दे दिया है ओरिजिन का 1995 का इतना, तो y इज इक्वल टू, देखिए आप लोग ट्रेंड लाइन का फॉर्मूला पढ़े होंगे स्टैटिक्स में, a प्लस बी एक्स, याद है। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू आपका दे दिया है 20.6 प्लस b की दे दिया है 1.68 और x की जगह x ही है, ठीक। तो यहाँ बोल रहा है कि ट्रेंड लाइन विथ 1991 ओरिजिन, यानी कि ट्रेंड लाइन था 1991 ओरिजिन पे क्या होगा, यानी कि 4 साल देखिए पहले की बात कर रहा है, 4 साल पहले की बात कर रहा है। तो ये तो देखिए a आपका उसी तरह उतर जाएगा, ये 1.68 और यहाँ x की जगह देखिए अब x माइनस 4 हो जाएगा, तभी नहीं ये 4 साल पीछे जाएगा। तो अब इसको देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20.6 प्लस इसका देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.68x माइनस, अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.72। अब देखिए इसमें से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 13.88 प्लस 1.68x, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर आपका ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69, डिसऑनर ऑफ चेक बाय अ बैंकर विदाउट एनी जस्टिफिएबल रीज़न इज कॉल्ड, यानी कि देखिए जब बैंक आपका चेक डिसऑनर कर देता है बिना कोई जस्टिफिएबल रीज़न दिए तो उसको क्या कहा जाता है, वैलिड डिसऑनर ऑफ चेक, नेग्लिजेंस डिसऑनर ऑफ चेक,
अनमाइंडफुल डिसऑनर ऑफ चेक या रॉन्ग डिसऑनर ऑफ चेक। तो देखिए बैंक कभी भी बिना किसी मतलब के कोई काम नहीं करता, तो इसीलिए इसका आंसर देखिए तब यहाँ बनेगा वैलिड डिसऑनर ऑफ चेक। इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 विच सेक्शन डिफाइन प्रोमिसरी नोट, कौन सा सेक्शन प्रोमिसरी नोट को डिफाइन करता है? तो ये सेक्शन 4 करता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन एंटिसिपेटरी लेटर ऑफ क्रेडिट इज दैट, ओके, द लेटर ऑफ क्रेडिट कैन बी यूज्ड एज बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट, या द बेनिफिशियरी अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट में रिसीव पेमेंट गिवन एट द प्री शिपमेंट स्टेज। यही होता है। देखिए एंटिसिपेटरी लेटर्स में क्या होता है कि जो बेनिफिशियरी होता है, ठीक, तो इसको देखिए क्या होता है, अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट में ये देखिए पेमेंट रिसीव कर सकता है, ठीक, प्री शिपमेंट स्टेजेस में भी। मतलब अभी आपका देखिए जो भी प्रोडक्ट है या पार्सल है वो भी देखिए प्री शिपमेंट स्टेज में, मतलब कि अभी वो देखिए क्या बोलते हैं, शिपमेंट नहीं हुआ है, मतलब अभी वो निकलने के लिए रेडी नहीं हुआ है, लेकिन तब पर भी देखिए जो बेनिफिशियरी उसकी पेमेंट रिसीव कर सकता है। ओके, तो ये आपका एंटिसिपेटरी लेटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। ऑडिटर इज वॉच डॉग नॉट अ ब्लंड आउट, यानी कि देखिए जो अंकेक्षक होता है वह एक निगरानी करने वाला कुत्ता होता है, काटने वाला कुत्ता नहीं। तो ये डिसीजन किस केस में दिया गया है आपको बताना है। ओके, तो ये याद रखिएगा, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896 के केसेस में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द मैनेजमेंट ऑडिटर्स वर्क्स बिगेन, यानी कि देखिए मैनेजमेंट ऑडिटर्स जो वर्क होता है वो कब शुरू होता है, यानी कि देखिए प्रबंधकीय लेखांकन की क्रियाएं कब प्रारंभ होती है। आफ्टर द वर्क ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड्स, बिफोर द वर्क ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिगेन्स, वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म, या आफ्टर द सजेशन ऑफ टारगेट्स। तो याद रखिएगा मैनेजमेंट ऑडिट जो शुरू होता है वो जब स्टैट्यूटरी ऑडिट कंप्लीट हो जाती है, ओके, उसके बाद शुरू होता है। ये सब देखिए ऑडिटिंग की क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74 अब आपसे क्या कह रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ डैश इंश्योर दैट एन इंश्योर्ड डज नॉट प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विथ मल्टीपल इंश्योरेंस, ओके, सबरोगेशंस, कंट्रीब्यूशन, को इंश्योरेंस या इंडेमिनिटी। तो इसका आंसर देखिए आपका बन जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। Which of the following is an important reason for insurers take to sell life insurance policies through agents? Okay, तो द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, मतलब कि ये क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि क्या आपका क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट कारण होता है, इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है वो किसी एजेंट के थ्रू ही बेची जाती है, ठीक। तो द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर सिंपल एंड क्लियर टू ऑल, पीपल कैन डिसाइड विच पॉलिसी इज बेस्ट फॉर दैम, agents have to earn their commission, या many people requires personalized guidance for selecting the right policies। तो ये इसका आंसर देखिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कंपेयर टू द प्रीमियम फॉर होल लाइफ प्लान, याद रखिएगा होल लाइफ प्लान, यानी कि जब आप मरेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, आपको नहीं, मीन्स आपके एग्जीक्यूटर को पैसा मिलेगा, उसकी बात कर रहा है। द प्रीमियम फॉर इंडाउनमेंट प्लान, इंडाउनमेंट प्लान देखिए कौन सा प्लान होता है आपका, जिसमें क्या बोलते हैं जब आपका मैच्योरिटी पीरियड, याद रखिएगा मैच्योरिटी पीरियड या आपका क्या बोलते हैं डेथ, दोनों में से जो पहले हो जाए तो आपको पैसा दे दिया जाता है। तो देखिए जो प्रीमियम होता है इसका होल लाइफ प्लान का इंडाउनमेंट प्लान से, वो क्या होता है, ठीक, लेस देन हाफ, लेस देन 1/3, मोर या सेम। तो ये देखिए हमेशा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है आपसे अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन वॉज नॉट एडवोकेटेड बाय एडम स्मिथ, कौन सा इसमें से एडम स्मिथ द्वारा क्या बोलते हैं कैनन टैक्सेशन का प्रयोग नहीं किया गया था। ओके, तो इक्वलिटी, सर्टेनिटी, फिजिकल एडुकेसी या कन्वीनियंस। ओके, तो इसका आंसर देखिए बनेगा आपका कैनन ऑफ फिजिकल एडुकेसी। ये तीनों किया गया था, ये नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन टैक्स सिस्टम इज, भारतीय टैक्स सिस्टम देखिए क्या होता है, तो ये याद रखिएगा प्रोग्रेसिव होता है। कैसे प्रोग्रेसिव होता है, जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उतना ज़्यादा आप टैक्स भरेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 देखिए अब क्या कह रहा है आपसे।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ पब्लिक डेप्ट ऑफ अ कंट्री, यानी कि पब्लिक डेप्ट के कारण क्या होते हैं किसी भी देश में, ठीक। वॉर और वॉर प्रिपेयर्डनेस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग, बिल्कुल करेक्ट है, जब युद्ध की स्थितियाँ पनपेगी तब पब्लिक डेप्ट बढ़ेगी। टू कवर द बजट डेफिसिट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। टू अंडरटेक पब्लिक वेलफेयर स्कीम, तो ये सारे ऑप्शंस देखिए इसके करेक्ट बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। The principle of maximum social advantage was introduced by, the principle of maximum social advantages was introduced by Hugh Dalton. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, तो डॉक्ट्रिन ऑफ contractive notice arises from the doctrine of ultra-virus. Doctrine of contractive notice arises from the doctrine of indoor management. Doctrine of indoor management arises from the doctrine of constructive notice, या doctrine of ultra-virus arises from the doctrine of contractive notice। ये भी देखिए कंपनी लॉ की क्लासेस में मैंने कराया था, तो इसका आंसर देखिए 4 बन जाएगा। doctrine of ultra-virus arises from the doctrine of constructive notice। नेक्स्ट देखिए, प्रॉक्सी हैज़ राइट, प्रॉक्सी के पास कौन सा अधिकार होता है, तो प्रॉक्सी के पास सारे अधिकार होते हैं, बस वो बोल नहीं सकता, इसीलिए देखिए स्पीक का राइट उसके पास नहीं होता है। तो स्पीक का राइट नहीं हो सकता। टू अटेंड जनरल मीटिंग ये होता है उसके पास, वोट का भी अधिकार होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए तब 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा कि टू अटेंड एंड वोट एट मीटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स और थ्रू पोल, ये करेक्ट है, बस उसके पास बोलने का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ, इक्विटी शेयर समता अंश किस कारण किस पर्पज को फुलफिल करने के लिए इशू नहीं किए जा सकते, कैश रिसिप्ट, परचेज ऑफ एसेट्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स के लिए कभी भी इक्विटी शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन कीन्स कंजम्पशन थ्योरी, ये तो अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था आप लोग को। इन कीन्स कंजम्पशन थ्योरी द चीफ फैक्टर दैट डिटरमाइंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज, ओके, तो ये देखिए डिस्पोजल इनकम होता है, जो आपके पास रहेगा वही आप खर्च करेंगे अपने कंजम्पशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, एलम कर्व रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशंस ऑफ, यानी कि एलम कर्व भी देखिए अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग को पढ़ाया था। तो एलम कर्व रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए आपसे क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू केन्स व्हाट कॉज चेंजेस इन इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट बाय एंटरप्रेन्योर्स, ओके, एमपीसी एंड एमईआई, इसका आंसर देखिए वैसे बनेगा ये एमईसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Question number 87. According to Dash, the holding of a country's treasure preliminary in the form of gold constituted its wealth. ओके, तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, मतलब ये कौन सी थ्योरी है जिसमें बताया गया है कि द होल्डिंग ऑफ अ कंट्रीज ट्रेजर प्राइमरी ये जो होनी चाहिए वो गोल्ड के फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, तो ये थ्योरी याद रखिएगा, मर्सेंटाइलिज्म थ्योरी कहलाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट कैन बी रिमूव्ड थ्रू, यानी कि देखिए बीओपी डिफिसिट को कैसे हटाया जा सकता है। डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी से बिल्कुल करेक्ट, वाइग्रस एक्सपोर्ट प्रमोशन से भी करेक्ट है, और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि इसका आंसर देखिए बन जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 89 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी कैन बी टर्म्ड एज लेसेस फेयर इकोनॉमी, ये भी देखिए सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, अब तक जितने बता चुका हूँ उसमें से 90% तो देखिए पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, वही पीडीएफ में से जो बच्चे सारे पीडीएफ्स लिए हैं उन सब के लिए तो ये पूरी की पूरी चांदी है, वो सब क्वेश्चन ईजिली एज ए रिवीजन कर रहे होंगे। तो लेसेस फेयर इकोनॉमी की बात करें तो ये देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का रोल जो होता है वो बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, याद रखिएगा नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। ओके, तो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी, तो इसका आंसर बन जाएगा ये। ओके, और यहीं आपसे पूछ ले कि बताइए कि नीति आयोग का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, नीति आयोग का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो ये याद रखिएगा आपके हैं श्री
सुमन, श्री सुमन बेरी जी, ये आपके याद रखिएगा नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ओके, और यहीं अगर आपसे इसका सीईओ पूछ ले रहा है तो याद रखिएगा इसके सीईओ, नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो है मिस्टर परमेश्वरन अय्यर। ओके, ये इसके सीईओ हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 years प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि 5 years प्लान का जो कॉन्सेप्ट था वो किस कंट्री से लिया गया था, तो ये याद रखिएगा यूएसएसआर से लिया गया था, विच इज़ ऑल्सो नोन आफ्टर द डिवीजन ऑफ यूएसएसआर इज रशिया। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए आपसे क्या कह रहा है, एनी सम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फ्रॉम द इनकम ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शैल बी, यानी कि देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो टोटल इनकम होती है, ठीक, देखिए तो उस पर जो कर्ता होता है वो ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया होता है, कर्ता जो होता है वो टोटल इनकम पे अपने टैक्स पे कर चुका होता है। तो अब इसके बाद जो देखिए पैसा बचता है, तो मान लीजिए फैमिली में 2 मेंबर हैं, मतलब जो कर्ता के 2 लड़के हैं ए और बी। ओके, तो इसमें देखिए जो प्रॉफिट का शेयर बटेगा, उनका इनकम का हिस्सा होगा, उस पर देखिए कोई भी टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता जो होता है वो फैमिली की टोटल इनकम पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका होता है। तो इसीलिए देखिए इसका आंसर बनेगा फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ये सब इनकम टैक्स की क्लासेस में देखिए कराया था। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, year in which income is taxable is known as, and the year in which income is earned is known as, यानी कि देखिए जिस साल हम लोग टैक्स भरते हैं वो क्या कहलाता है और जिस साल कमाते हैं हम लोग वो क्या कहलाता है, मतलब जिस साल कमाते हैं और जिस साल टैक्स भरते हैं वो क्या कहलाता है आपका। तो याद रखिएगा जिस साल हम लोग टैक्स भरते हैं, ठीक, वो आपका असेसमेंट ईयर कहलाता है, जिसको अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं, और जिस साल का भरते हैं वो आपका फिनेंशियल ईयर कहलाता है। याद रखिएगा असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स भरते हैं, यानी कि अकाउंटिंग ईयर या असेसमेंट ईयर दोनों भी बोल सकते हैं, तो उसमें हम लोग टैक्स भरते हैं, और फिनेंशियल ईयर में जो अर्न किए रहते हैं उसी का टैक्स हम लोग अकाउंटिंग ईयर में भरते हैं। तो इसका आंसर देखिए बनेगा आपका एक सेकंड, कुछ आई गैस मिस प्रिंट में दिक्कत है, तो यहाँ देखिए इसका ऑप्शन ये मान लीजिएगा अकाउंटिंग ईयर और फिनेंशियल ईयर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या कह रहा है आपसे, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में आयकर के लिए सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन है, तो वो याद रखिएगा CBDT है, द सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट्स हेल्ड बाई कमर्शियल बैंक। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आप लोग सॉल्व किए हैं, ठीक, तो ये याद रखिएगा करंट अकाउंट डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वॉज प्रिलिमिनरी सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME सेक्टर, यानी कि कौन सा इन चारों में से ऐसा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो MSME सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराता है, तो वो देखिए SIDBI होता है। ओके, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना देखिए 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप टेकन फॉर कैपिटल मार्केट, यानी कि कैपिटल मार्केट पूंजीगत बाजार के लिए कौन सा स्टेप्स नहीं, उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सा स्टेप्स नहीं लिया गया है। ओपन आउटक्राई, बुक बिल्डिंग, एस्टेब्लिशिंग सेबी या स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, तो ये देखिए इसका आंसर बनेगा ओपन आउटक्राई। इसमें क्या होता है ना, जैसे जो आप लोग टीवी में भी देखे होंगे, स्कैम 1992 या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज वाली मूवी देखे होंगे, तो उसमें आप लोग देखे होंगे जब स्टॉक मार्केट खुलता है ना, तो वहाँ पे जो ब्रोकर होते हैं वो देखिए हाथ उठा के अपने क्लाइंट्स को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कितने शेयर्स, मतलब समझ रहे ना, हाथ उठा के सामान शेयर्स को बेचना, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसके देखिए डेवलपमेंट पर कभी भी फोकस नहीं किया गया था बाई द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 देखिए आपसे क्या कह रहा है, in game theory a choice that is optimal for a
फॉर्म नो मैटर व्हाट इट्स कंपटीटर्स डू इज रिफर्ड टू एज। ओके, तो ये देखिए डोमिनेंट स्ट्रेटेजी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EOQ, okay, economic order quantity is calculated by which of the following formula? Okay, D stand for demand, C0 ordering cost, CH cost of carrying inventories। okay, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला आप लोग बेसिक बुक्स में आई गेस पढ़े होंगे, वो यही पढ़े होंगे। क्या बोलते हैं, EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट में 2AB अपॉन C, यही आप लोग बेसिकली पढ़े होंगे। ठीक, तो इसमें देखिए ए जो होता है वो होता है एनुअल कंजम्पशन यानी कि डिमांड, यानी कि देखिए डी, और फिर जो बी होता है वो होता है बाइंग पर कॉस्ट यानी कि देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे दिया है C0, और यहाँ पे होता है कैरिंग कॉस्ट यानी कि CH। तो ये इसका आंसर होगा, यानी कि देखिए इसका आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा ये पहला वाला। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन 2013 कह रहा हूँ 2021 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। इन द ABC एनालिसिस सिस्टम B कैटेगरी स्टैंड फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का भी देखिए क्वेश्चन है। तो ए देखिए आपका क्या बताता है, क्वालिटी कम क्वांटिटी कम क्वालिटी ज़्यादा। ए देखिए आपका क्या बताता है कि क्वांटिटी कम क्वालिटी ज़्यादा। बी देखिए क्या बताता है, एक तरह से एवरेज बताता है कि या क्वालिटी भी बराबर रहे और क्वांटिटी भी बराबर रहे। और सी देखिए क्या बताता है आपका, क्वांटिटी ज़्यादा बट क्वालिटी कम। तो इसलिए बी देखिए हमेशा एवरेज बताता है। तो इसका आंसर देखिए बन जाएगा एवरेज इंपॉर्टेंस इन वैल्यू। ओके, तो देखिए हम लोगों ने कुल क्या बोलते हैं अपने 100 क्वेश्चंस कर लिए जो एक सेकेंड, कुल देखिए हम लोगों ने अपने 100 क्वेश्चंस कर लिए जो आगामी आप 2021 में देखिए आपका CUET का परीक्षा हुआ था उसका। ओके, और इसकी देखिए जो PDF है आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे हम लोग का PDF ऑलरेडी ले चुके हैं उनको तो अपने आप मिल जाएगी, जो बच्चे नहीं लिए हैं वो जल्दी से जल्दी PDF ले लें। 9682204406 पे मैसेज करके वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको PDF से संबंधित मिल जाएगी। 5000+ MCQs मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी देखिए उसमें इंक्लूड होंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है जो परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। पार्ट ए, पार्ट बी और 3 प्रैक्टिस सेट्स के साथ आपको देखिए PDF मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लासेस में, जिसमें मैं 1 डे 1 यूनिट की कॉन्सेप्ट में आप लोगों को फिर से कोई यूनिट कंप्लीट करा दूंगा जिसमें आप लोग की तैयारी बनी रहे, क्योंकि 2 सितंबर को ये आपकी परीक्षा है और वो परीक्षा आप लोग की अच्छे से हो, सारे बच्चे अच्छे से क्वालिफाई करें, बस यही चाहता हूँ मैं। तो इसीलिए कल की क्लासेस में फिर मिलते हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और जो बच्चे देखिए बार बार कह रहा हूँ जो PDF ले रखे हैं उनको ये सारी की सारी PDF, ये सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। पार्ट ए वाला ग्रुप आप खोलिए, प्रैक्टिस सेट वाला ग्रुप खोलिएगा, उसमें ये आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।